हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.48 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ होमोजेनियस रॉड AB of mass M and length L leans with its lower end against the wall and is kept in the inclined position by a string DC as shown below। मैं अभी चित्र दिखाऊंगा आपको। The string is tied at point C to the wall and at point D to the rod so that AD is AB by 3. The angles formed by the string and the rod with the wall are alpha and beta respectively. Minimum possible value of the coefficient of friction mu between the rod and wall is, यानी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है म्यू की, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है रॉड और वॉल के बीच का। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व, एक बार आप समझें। सबसे पहले आप उस डायग्राम को देखें जो गिवन है। एक वॉल से एक रॉड को कुछ इस तरह से अटैच किया गया है और एक स्ट्रिंग से इस रॉड को रोकने की कोशिश की गई है। रॉड को AB नाम दिया गया है और AB के 1/3 के बराबर डिस्टेंस पर एक पॉइंट A से लिया गया है जिसे D कहा गया है, जिससे स्ट्रिंग को बांधा गया है। स्ट्रिंग का दूसरा टर्मिनल इस वॉल पे है। इस एंगल को अल्फा और इस एंगल को बीटा डिफाइन किया गया है। इस पॉइंट को C बोला गया है। कुछ इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है और आपको यह बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू जिसके लिए ये जो रॉड है इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट करें तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में बनने वाले फोर्सेस क्या क्या होंगे, एक बार आप पहले ध्यान से समझें। एक फोर्स जो कि रॉड के सेंटर पे परफॉर्म करेगा उसे हम mg से शो कर रहे हैं। ये इस रॉड का वेट है और इस एरो से इसके डायरेक्शन को प्रेजेंट कर दिया गया है। एक फोर्स इस रॉड पर इस स्ट्रिंग के कारण लगेगा, इसे मैं T से प्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। एरो से डायरेक्शन को शो करने की कोशिश की जा रही है। यह वो टेंशन है जो स्ट्रिंग ने रॉड को दिया है, यानी रॉड के फ्री बॉडी डायग्राम में लगने वाले दूसरे फोर्स के रूप में हम T को कंसीडर कर रहे हैं। एक बात और ध्यान दें कि इस पॉइंट पर यह रॉड वॉल से अटैच्ड है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पर लगेगा और चूंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू गिवन है और उसी की मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी है रॉड और वॉल के बीच में, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन भी परफॉर्म कर रहा है और इन सभी फोर्सेस के अंडर ही हमें इस रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है। अब ध्यान दें, फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकते हैं। तो पहले हम ये एनालाइज करेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड रखना चाहिए या डाउनवर्ड। इसके लिए आप ध्यान दें कि जो डायग्राम हमने क्रिएट किया है, अगर मैं उसमें T को बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाऊं तो इस लाइन को पीछे बढ़ाने पर यह लाइन इस वेट वाली लाइन mg को जिस पॉइंट पर कट कर रही है वो पॉइंट इस नॉर्मल के अपवर्ड है। इससे यह क्लियर हो जाता है कि इस पॉइंट पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड होना चाहिए। फ्रिक्शन को मैं स्मॉल f नोटेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट कर दे रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दें कि फ्रिक्शन को अपवर्ड बनाने के लिए जिस इंटरसेक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है उसे आप कुछ ऐसे समझें कि इस रॉड के फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पर केवल 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक रॉड का वेट है, एक रस्सी जो कि रॉड को संभाले हुए है उसके द्वारा रॉड को मिलने वाला टेंशन है, और चूंकि इस टेंशन और mg का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं, इसे मैं O नोटेशन से प्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्लियरली इस रॉड के इक्विलिब्रियम में बने रहने के लिए तीसरे और अंतिम फोर्स जिसे कांटेक्ट फोर्स कहा जा सकता है उसे भी इस पॉइंट से ही पास होना चाहिए। यहां पर कांटेक्ट फोर्स को न बना के हमने नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के रूप में उसके 2 कंपोनेंट्स बना लिए हैं। नॉर्मल और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के रूप में अगर हम कांटेक्ट फोर्स को समझें तो ये रॉड
तीन फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है। अब ध्यान दें, हमें कैलकुलेट करना है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा इस रॉड के इक्विलिब्रियम के लिए। तो कैसे करेंगे एक बार समझें आप। सबसे पहले इस रॉड के इक्विलिब्रियम के लिए मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सभी फोर्सेस को बैलेंस करूंगा। क्या इक्वेशन बनेगी एक बार आप ध्यान दें। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले नॉर्मल और टेंशन के इनवर्ड कंपोनेंट को सिमिलर किया जाना चाहिए। सो सबसे पहले मैं टेंशन के दो कंपोनेंट इस पॉइंट पे प्रेजेंट कर दे रहा हूं ताकि आप इन्हें क्लियरली देख सकें। यह एरो अपवर्ड है तो इसके दो कंपोनेंट कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूं। अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस एल्फा और इस डायरेक्शन में टी साइन एल्फा। और अब अगर इस रॉड के इक्विलिब्रियम के लिए इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 कर दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आउटकम निकल के आएगा मैं उसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ सकते हैं। अगर केवल मैग्नीट्यूड वाइज बात की जाए तो n के मैग्नीट्यूड को t साइन अल्फा के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले t cos अल्फा और फ्रिक्शन का सम mg के इक्वल होना चाहिए। सो कुछ इस तरह से दो इक्वेशन लिखी जा सकती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। यहां पर वेक्टोरियली प्रेजेंट ना करके मैंने डायरेक्ट i और j कंपोनेंट के कोफिशिएंट्स कंपेयर करके मैग्नीट्यूड वाइज रिजल्ट लिख दिए हैं। लेकिन यहां पर मैं बता देना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट से वेक्टोरियली सॉल्व करेगा तो सबसे पहले i और j यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस डिफाइन करनी होंगी और फिर i और j डिफाइन करने के बाद आप इस रॉड पर लगने वाले सभी फोर्सेस को कैसे लिखेंगे एक बार देखें। आप इसे लिखेंगे ni कैप प्लस एफ जे कैप माइनस एम जी जे कैप। यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन को जे कैप माना गया है और इसीलिए डाउनवर्ड को माइनस जे में लिखा जा रहा है। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप और माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस आई कैप लिखा जाना चाहिए। सो तीन फोर्सेस मैंने कुछ इस तरह से लिख दिए हैं। इनमें मैंने नॉर्मल, फ्रिक्शन और एमजी को गिना है और टेंशन को लिखा जा सकता है माइनस टी साइन एल्फा आई कैप प्लस टी कॉस एल्फा जे कैप। और चूंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है तो मैं इसे एक नल वेक्टर से कंपेयर करना चाहूंगा। और अब आप अगर इसमें आई और जे के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें बोथ साइड तो आपको ये दो इक्वेशन मिलेंगी। सो कई बार हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज भी लिख लेते हैं, वो कंफर्टेबल रहता है। तो जिस तरीके से टाइम कम लगे, जो समझने में आसान हो, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन को वेक्टोरियली सॉल्व करते हैं वो पहले वेक्टर इक्वेशन लिख के दोनों ओर i और j के कोफिशिएंट्स कंपेयर करके भी इन इक्वेशंस को पता लगा सकते हैं। सो इस तरह से दो कंडीशन हमें मिल जाती हैं। अब ध्यान दें, हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दो इक्वेशन हम पता लगा चुके हैं। एक इक्वेशन और अगर कैलकुलेट कर ली जाए तो उस तीसरी इक्वेशन की हेल्प से क्लियरली यह कैलकुलेट किया जा सकेगा कि म्यू की किस मिनिमम वैल्यू पर इस रॉड को इस कंडीशन में मेंटेन किया जा सकेगा। सो तीसरी इक्वेशन के रूप में मैं टॉर्क कंसेप्ट की इक्वेशन लगाना चाहूंगा। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो इस पर लगने वाले नेट टॉर्क को किसी भी पॉइंट के अबाउट मेजर किए जाने पर 0 ही आना चाहिए। सो इस पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं इस रॉड पर लगने वाले सभी फोर्सेस का नेट टॉर्क कैलकुलेट करूं तो क्या इक्वेशन मुझे मिलेगा एक बार आप ध्यान दें। इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के टॉर्क 0 हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। अब एक फोर्स mg है और एक टेंशन, तो इनके टॉर्क कैसे लिखे जाएंगे आप समझें। अगर इस प्रॉब्लम को करते समय हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माइनस के कैप और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को के कैप से प्रेजेंट करें। यहां पर आप ध्यान दें कि आई और जे बनाए जा चुके हैं तो क्लियरली इस प्रॉब्लम में के को आउटवर्ड ही माना जाना चाहिए। सो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन को के कैप से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन के लिए टॉर्क को माइनस के कैप से प्रेजेंट करें तो ए पॉइंट के अबाउट mg के टॉर्क को लिखा जाएगा mg इंटू ए से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मेजर करना होगा जो कि mg के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो क्लियरली इस लेंथ के l/2 और इस एंगल के बीटा होने के कारण इसे l/2 साइन बीटा लिखा जा सकता है। सो मैं इसे l/2
साइन बीटा से प्रेजेंट कर रहा हूं। ए पॉइंट के अबाउट mg के टॉर्क को लिखा गया है mg इंटू एल बाई टू साइन बीटा, और इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट माइनस के कैप में होना चाहिए। सो डायरेक्शन के लिए मैं माइनस के कैप प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर ध्यान दें कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए अगर अपने राइट हैंड को आप इस पॉइंट पे सेट करके अपने राइट हैंड की फिंगर्स को mg की डायरेक्शन में कर्लिंग करें, तो mg की डायरेक्शन में कर्लिंग करने पर आपका थंब, आपके राइट हैंड का थंब आपको टॉर्क की डायरेक्शन दे देगा। सो इस तरह से mg का टॉर्क माइनस के कैप से प्रेजेंट किया गया है। अब टेंशन का टॉर्क लिखने के लिए हमें टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इस डिस्टेंस को इस केस के लिए मैं ए ई से प्रेजेंट कर रहा हूं, डी को मैं इस पॉइंट पे शो कर दे रहा हूं। अब ध्यान दें, हमें ए ई को कैलकुलेट करना होगा। क्लियरली इस एंगल के बीटा और इस एंगल के अल्फा होने के कारण ये एंगल जो डी पॉइंट पे बन रहा है इसे अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू दो इंटरनल एंगल के सम से दिया जाता है। सो इस एंगल के अल्फा प्लस बीटा और इस एडी लेंथ के l बाय 3 होने पर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को l बाय 3 साइन अल्फा प्लस बीटा से दिया जा सकेगा। सो इस डिस्टेंस को l बाय 3 साइन अल्फा प्लस बीटा मानते हुए जब हम टेंशन का टॉर्क लिखेंगे तो वो होगा T इंटू AE, और AE को मैं लिख रहा हूं l बाय 3 साइन अल्फा प्लस बीटा। इस स्टेप पे आप ध्यान दें, ये मैथमेटिकल स्टेप है। पहले mg के टॉर्क के लिए हमें इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी और आप देख पाए ये सिंपल था। ये सेंटर तक की लेंथ l बाय 2 और इस एंगल के बीटा होने से ये वैल्यू l बाय 2 साइन बीटा आई। और अब AE को कैलकुलेट करने के लिए हम AD का हेल्प ले रहे हैं। AD का लेंथ l बाय 3 और ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है, सो इसे l बाय 3 साइन अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। सो कुछ इस तरह से टॉर्क दिया जा सकता है T फोर्स का। और अब अगर फिंगर कर्लिंग मेथड का यूज करें ए पॉइंट पे अपने हैंड को सेट करके, तो हम देख पा रहे हैं कि इसका डायरेक्शन के कैप में होना चाहिए। सो इस तरह से नेट टॉर्क इस रॉड पर दिया जा सकेगा। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों फोर्सेस के अलावा बाकी सभी फोर्सेस के नेट टॉर्क ए के अबाउट 0 है। सो इस नेट टॉर्क को इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड के लिए 0 वेक्टर से कंपेयर करने पर जो आउटकम हमें मिलेगा, आप उस पर ध्यान दें। के कैप वेक्टर के कोफिशिएंट्स को 0 से कंपेयर करने पर हमें मिलेगा mg l बाय 2 साइन बीटा माइनस प्लस t इंटू l बाय 3 साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। और अब इसे अरेंज किया जाए, अगर आप देख पा रहे हैं कि l को कैंसिल किया जा सकेगा, सो ये इक्वेशन बन जाएगी mg साइन बीटा अपॉन 2 is equal to t sin alpha plus beta upon 3। सो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें मिली है थर्ड इक्वेशन के रूप में। और अब इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से हमें फाइनल आउटकम निकालना है। अब ध्यान दें, इक्वेशन 1 और 2 में थोड़ा सा अरेंजमेंट करने पर हमें जो वैल्यूज मिलेंगी, आप उस पर ध्यान दें, वो वैल्यूज हैं f इक्वल टू mg माइनस t cos अल्फा, और फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिलेगा n इक्वल टू टी साइन अल्फा। अब हम जानते हैं कि जिस फ्रिक्शन को ये रॉड अवेल कर रही है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। आप ये जानते हैं कि म्यू एन फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होती, वो फ्रिक्शन की लिमिटिंग अपर वैल्यू होती है। सो फ्रिक्शन की वैल्यू और म्यू एन के बीच में इनइक्वलिटी अगर क्रिएट की जाए तो हम लिख सकते हैं कि म्यू एन is more than or equal to friction। बोथ साइड n से डिवाइड करने पर जो मुझे टर्म मिलेगा, एक बार आप उसे ध्यान से देखें, मैं इसे यहां से हटा रहा हूं, वो टर्म होना चाहिए म्यू n अपॉन n इज ग्रेटर देन f अपॉन n। और चूंकि f और n की वैल्यू हमें मालूम है, सो f और n की वैल्यू पुट करने पर ये बन जाएगा mg माइनस t cos अल्फा अपॉन t साइन अल्फा। यानी कुछ इस तरह से इस इक्वेशन को लिखा जा सकेगा। और अब इसे थोड़ा सा सॉल्व अगर कर लिया जाए तो क्या आउटकम आएगा, एक बार आप ध्यान दें, मैं इसे यहां से हटा रहा हूं, इसका यूज हम कर चुके हैं। सो जो आउटकम आएगा उसे आप ध्यान से देखें, वो होगा म्यू इज ग्रेटर देन mg
माइनस टी कॉस एल्फा अपॉन टी साइन एल्फा। कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिला है, यानी म्यू का वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए इस कंडीशन में। और अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और रीअरेंज करूं और ऐसा करने के बाद टी का वैल्यू इस इक्वेशन से इसमें पुट करूं तो क्या आउटकम आएगा, आप उस पर नजर बनाए रखें। यह होगा mg अपॉन टी साइन एल्फा। टी का वैल्यू इस इक्वेशन से मैं यहां लगा रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। यह होगा 3mg साइन बीटा अपॉन 2 और इस साइन अल्फा प्लस बीटा को इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर पे जाना चाहिए। सो कुछ इस तरह से टी का वैल्यू लिखा जाएगा और एक साइन अल्फा टर्म इसमें ऑलरेडी है, सो उसे लिखना ना भूलें। यहां पर एक बार फिर देख लें, हमने इसे दो पार्ट में स्प्लिट करने का प्लान कर लिया है। पहले पार्ट में mg अपॉन टी साइन अल्फा में टी के प्लेस पे हमने 3mg साइन बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा लिखा है और साइन अल्फा इसमें ऑलरेडी है, माइनस सेकेंड पार्ट के रूप में हम कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा को प्रेजेंट करेंगे जो कि कॉट अल्फा होगा नेक्स्ट लाइन में। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं ये सब यहां से हटाने के बाद तो क्या आउटकम आएगा, एक बार आप उसे ध्यान से देखें। क्या टर्म बनेगी उसे देखें आप। म्यू इज ग्रेटर देन mg और mg को कैंसिल करने के बाद और इन टर्म्स को न्यूमरेटर पे लाने के बाद ये बनेगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। और अब अगर इसे सॉल्व किया जाए फाइनली तो ये क्या बनेगा, आप ध्यान दें। ये बनेगा म्यू इज ग्रेटर देन 2/3 साइन अल्फा प्लस बीटा को अगर ओपन किया जाए तो क्या टर्म बनेगा, आप इस पर ध्यान दें। ये बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो इसे दो पार्ट में ब्रेक करने पर हम क्या लिख पाएंगे, आप उस पर नजर बनाए रखें। साइन अल्फा कॉस बीटा और जब डिनोमिनेटर के साइन अल्फा साइन बीटा से साइन अल्फा कैंसिल कर देंगे तो ये कॉट बीटा बन जाना चाहिए, आप समझते रहें। और सेकंड टर्म होगा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो क्लियरली उस टर्म में साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा और इसे कॉट अल्फा बनना पड़ेगा। सो कुछ इस तरह से फर्स्ट टर्म को लिखा जा सकता है, सेकंड टर्म को हम कॉट अल्फा के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक फाइनल लाइन और अगर इसमें मैं लिखूं, इस सबको मैं यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो ये बन जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन 2/3 कॉट बीटा, जिसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। और सेकेंड टर्म है 2/3 कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा, यानी ये सॉल्व करके बन जाएगा -1/3 कॉट अल्फा। सो फाइनल इक्वेशन है म्यू शुड बी मोर देन 1/3 2/10 बीटा माइनस 1/10 अल्फा। यहां पर आप ध्यान दें कि मैंने इसे 10 में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि जो ऑप्शंस इस क्वेश्चन से अटैच हैं वो 10 के टर्म में दिए गए हैं। सो कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिला है। यह है म्यू शुड बी मोर देन 1/3 2/10 बीटा माइनस 1/10 अल्फा, यानी म्यू को इतने से ग्रेटर होना चाहिए। अगर म्यू का वैल्यू इस वैल्यू के बराबर या इससे ज्यादा है तो उस कंडीशन में इस रॉड को इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में रखा जा सकेगा। लेकिन यह उस कंडीशन का आउटकम है जब फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस रॉड पर अपवर्ड है। एक बार हम इस केस को एनालाइज फिर से करेंगे जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो आउटकम क्या आएगा एक बार ध्यान से देखें। पहले मैं इसे यहां नोट कर दे रहा हूं, म्यू इज ग्रेटर देन 1/3 2/10 बीटा माइनस 1/10 अल्फा। आउटकम इतना है और ये उस केस में है जब फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड है। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। कंडीशन को मैं इसके साथ अटैच कर दे रहा हूं, दिस इज द केस व्हेन फ्रिक्शन इज अपवर्ड इन डायरेक्शन। अब एक सेकंड केस की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसमें हम एक ऐसा पिक्चर क्रिएट करेंगे जिससे फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो। तो क्या आउटकम आएगा उस केस में एक बार हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट सिचुएशन की ही तरह सेकंड सिचुएशन भी सॉल्व की जाएगी। सो मैं एक बार फिर चित्र बना रहा हूं, आप ध्यान दें। मान लीजिए ये वर्टिकल वॉल है और इसमें रॉड को कुछ इस तरह से रखा गया है। एक स्ट्रिंग की हेल्प से इसे रोका जाना है।
mg को बिल्कुल पहले केस की तरह सेंटर से पास कराया गया है। 1/3 डिस्टेंस पे इस कॉर्नर से मेजर करके एक स्ट्रिंग को बांधा जाना है। रॉड को ए बी प्रेजेंट किया गया है और इस पॉइंट को डी डिफाइन किया गया है। इस बार मैं स्ट्रिंग को थोड़ा सा इस तरह से अटैच कर रहा हूं कि इस स्ट्रिंग के टेंशन के डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड करने पर ये mg को ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे कि वो पॉइंट इस ए पॉइंट पे बनाए गए नॉर्मल से डाउन हो। यहां पर ध्यान दें कि पिछले केस में हमने एक ऐसी सिचुएशन अराइज की थी जिसमें स्ट्रिंग के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली mg और टेंशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस नॉर्मल की लाइन के अपवर्ड था, लेकिन इस बार ये इस नॉर्मल की लाइन के डाउन जा रहा है। अब यहां पर ध्यान दें कि इस रॉड पर mg इस स्ट्रिंग के टेंशन के अलावा जो तीसरा फोर्स परफॉर्म कर रहा है वो इस वॉल के द्वारा दिया गया कांटेक्ट फोर्स है। आप ये समझते हैं, आप ये जानते हैं कि जब किसी बॉडी पर केवल 3 फोर्स परफॉर्म करते हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है तो लामी थ्योरम के अकॉर्डिंगली उन तीनों फोर्सेस को एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए। सो क्लियरली अगर mg और टेंशन के अलावा केवल कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा है रॉड पे तो उस कांटेक्ट फोर्स को भी इस पॉइंट से ही पास होना चाहिए और यही वजह है कि उसे इस पॉइंट से पास कराने के लिए इस बार मैं फ्रिक्शन के डायरेक्शन को डाउनवर्ड रख रहा हूं। आप ये समझ सकते हैं कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के इस नॉर्मल की लाइन से ऊपर होने के केस में हमने फ्रिक्शन को अपवर्ड बनाया था, क्योंकि उस केस में भी हम फ्रिक्शन और नॉर्मल के रिजल्टेंट को mg और t के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही पास कराना चाहते थे। एक बॉडी अगर 3 फोर्स के अंडर इक्विलिब्रियम में है तो ये एक मस्ट कंडीशन है कि तीनों फोर्स एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। चूंकि इस बार उस पॉइंट को मैंने नॉर्मल की लाइन से नीचे लिया है तो फ्रिक्शन को डाउनवर्ड होना चाहिए ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट इस पॉइंट से पास हो सके और कांटेक्ट फोर्स के इस पॉइंट से पास होने के बाद कांटेक्ट फोर्स mg और टेंशन इस रॉड को इक्विलिब्रियम में रख सके। अब बिल्कुल पिछले बार की तरह अगर मैं सभी फोर्सेस के बेस पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन से लिखूं तो क्या आउटकम आएगा, एक बार आप समझें। उससे पहले ये एंगल्स जो गिवन है मैं इन्हें बना रहा हूं, आप ध्यान दें। टॉप एंगल को अल्फा, इस एंगल को बीटा बोला गया है, सो इसे बीटा होना चाहिए और इन दोनों के अल्फा और बीटा होने पर इसे अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। जिन जिन टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी मैं पहले ही उन्हें कैलकुलेट कर ले रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें एक टॉर्क इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी और चूंकि उस इक्वेशन को हम ए पॉइंट के अबाउट क्रिएट करेंगे तो हमें L/2 के इस कंपोनेंट L/2 साइन बीटा की भी रिक्वायरमेंट होनी है। इसके अलावा इस L/3 के कंपोनेंट यानी AE की रिक्वायरमेंट हमें होगी। सो इसकी वैल्यू को मैं लिख ले रहा हूं L/3 साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इस डायग्राम में वो सभी टर्म्स लिखे जा चुके हैं जिनके बेस पे इक्वेशंस बननी है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। उसके लिए मैं T के 2 कंपोनेंट्स को इस पॉइंट पर बना ले रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दें कि टेंशन इस पॉइंट पर परफॉर्म कर रहा है इस रॉड में, लेकिन मैं इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट यहां दिखा रहा हूं तो कंफ्यूज ना हो। केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट की वैल्यू मुझे देखनी है, इसीलिए मैं उन्हें किसी भी पोजीशन पे शो कर दे रहा हूं। सो T का कंपोनेंट T साइन अल्फा और T कॉस अल्फा के रूप में मैं कुछ इस तरह प्रेजेंट कर रहा हूं और अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए n को मैं T साइन अल्फा के इक्वल रखूंगा, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में परफॉर्म करने वाले T कॉस अल्फा को F और mg के सम के इक्वल। यहां पर ध्यान दें कि जो स्टूडेंट्स वेक्टोरियली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो यूनिट वेक्टर्स डिसाइड करने के बाद कुछ इस तरह से आप i और j को डिसाइड कर सकते हैं और इस i और j के पेयर के लिए k का डायरेक्शन आउटवर्ड होना चाहिए। सो मैं इसे डॉट से प्रेजेंट कर रहा हूं। सो इस कन्वेंशन में इस रॉड पर लगने वाले सभी फोर्सेस को आप लिख पाएंगे ni कैप माइनस mg j कैप माइनस f j कैप माइनस T साइन अल्फा i कैप प्लस T कॉस अल्फा j कैप, और सभी फोर्सेस के सम को नल वेक्टर से कंपेयर करने के बाद जब आप i और j के कोफिशिएंट दोनों ओर कंपेयर करेंगे तो आपको यही 2 इक्वेशन मिलेगी। सो आप वेक्टोरियली भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस
डायग्राम को मैग्नीट्यूड वाइज इजीली देखा जा पा रहा है तो मैंने डायरेक्ट इक्वेशंस लिख दी। अब ध्यान दें, f को लिखा जा सकता है t cos अल्फा माइनस mg, जबकि n को t sin अल्फा। सो इन दोनों इक्वेशन से रेशियो f बाय n को हम लिख पाएंगे cot अल्फा माइनस mg अपॉन t sin अल्फा। यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया है और दो पार्ट में इसे ब्रेक कर दिया है। आप ध्यान दें, क्योंकि इस पूरी प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व किया जा चुका है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नॉर्मल की लाइन के अपसाइड रखते हुए, सो इस केस को उसी केस के जैसा सॉल्व किया जाना है। सो तेजी से आप इन स्टेप्स को देखें, मैं क्विकली सॉल्व करके लिखता जा रहा हूं। एफ बाय एन का वैल्यू कुछ इस तरह का मिला है और क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू एन एफ की अपर लिमिट है, सो म्यू एन बाय एन को एफ बाय एन से ग्रेटर होना चाहिए और एफ बाय एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में कॉट अल्फा माइनस mg अपॉन टी साइन अल्फा के इक्वल है। और अब हमें म्यू इज ग्रेटर देन कॉट अल्फा माइनस mg अपॉन टी साइन अल्फा में t का वैल्यू पुट करना है। सो t को कैलकुलेट करने के लिए a पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क लिख रहा हूं सभी फोर्सेस के, जैसा कि मैंने पहला पार्ट जब सॉल्व किया था उसमें भी किया था। तो क्या बनेगा टॉर्क का इक्वेशन, आप ध्यान दें, ए पॉइंट के अबाउट नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क 0 होगा। mg के टॉर्क को ए पॉइंट के अबाउट लिखा जाएगा mg इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस l/2 साइन बीटा। और स्क्रू रूल से अगर डायरेक्शन पता की जाए तो इसका डायरेक्शन माइनस के कैप होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार टेंशन के टॉर्क को लिखा जाएगा t इंटू l/3 साइन अल्फा प्लस बीटा। और एक बार इसकी डायरेक्शन देखेंगे हम लोग, इसकी डायरेक्शन के कैप होगी और चूंकि इसका सम 0 होना चाहिए, इसे 0 से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं रॉड इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अब के वेक्टर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पर यह बन जाएगा mg l/2 साइन बीटा इक्वल टू l/3 इंटू टी साइन अल्फा प्लस बीटा। आप यहां पर ध्यान दें कि लेफ्ट के कोफिशिएंट को राइट साइड के कोफिशिएंट से कंपेयर किया गया है। चूंकि राइट में वो कोफिशिएंट 0 था तो लेफ्ट के माइनस और प्लस साइन वाले टर्म्स को सेपरेट कर दिया गया है दो अलग अलग साइड में। और अब इसे सॉल्व करने पर t का वैल्यू हमें मिला है 3mg अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा। t की इस वैल्यू को यहां रखने पर हमें जो आउटकम मिलेगा उसे ध्यान से देखें, वो होगा म्यू इज ग्रेटर देन कॉट अल्फा माइनस mg अपॉन 3mg अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा। एक साइन बीटा इस टर्म में और आना चाहिए, आप ध्यान दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन मल्टीपल है तो न्यूमरेटर में भी होना चाहिए। सो यहां पर हमने इसे नहीं लिखा था, मैं अब इसे दोबारा इंक्लूड कर रहा हूं इसमें, आप ध्यान देते रहें। और एक साइन अल्फा का टर्म डिनोमिनेटर में पहले से ही है। सो ये बन जाएगा कॉट अल्फा माइनस mg अपॉन 3mg साइन बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा। और अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। mg के टर्म को काटा जा चुका है और अब टर्म्स को अगर थोड़ा अरेंज किया जाए तो क्या आउटकम आएगा, आप ध्यान दें। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, इसे आप समझ चुके हैं। सो ये बनेगा म्यू इज ग्रेटर देन कॉट अल्फा माइनस 2/3 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा। और अब अगर इसे सॉल्व किया जाए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के तो क्या बनेगा, आप ध्यान दें। 2/3 को बाहर रखा जा चुका है और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे लिखा जा सकता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो दो पार्ट में ब्रेक करने पर जो टर्म बनेंगे उन्हें ध्यान से समझें। साइन अल्फा कॉस बीटा फर्स्ट टर्म में साइन अल्फा को कैंसिल करके हम लिखेंगे कॉट बीटा, प्लस दूसरे टर्म कॉस अल्फा साइन बीटा में साइन बीटा को कैंसिल करके हम लिख पाएंगे कॉट अल्फा। और फाइनली ये बन जाएगा 1/3 कॉट अल्फा। ध्यान दें, कॉट अल्फा से 2/3 कॉट अल्फा को माइनस कर चुका हूं मैं, और माइनस 2/3 कॉट बीटा। और अब अगर इसे मैं फाइनल लाइन के रूप में लिखूं 10 में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि ऑप्शंस 10 में दिए हुए हैं, तो ये बनेगा म्यू इज ग्रेटर देन 1/3 1/10 अल्फा
-2/10 बीटा। सो कुछ इस तरह का वैल्यू हमें मिलेगा म्यू के लिए, और ये हमें उस केस में मिला है जब फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सो फ्रिक्शन के डाउनवर्ड होने की कंडीशन में म्यू को इससे बड़ा होना चाहिए, जबकि अपवर्ड होने की कंडीशन में इससे बड़ा। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों टर्म सिमिलर हैं, बस एक माइनस साइन का दोनों में फर्क आ रहा है, और वो फर्क भी डायरेक्शन चेंज की वजह से आ रहा है। यानी पहले केस में आए हुए आंसर में अगर एक माइनस चेंज कर दिया जाता तो फ्रिक्शन की डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आउटकम आ सकता था, लेकिन दोबारा डायग्राम बना के सॉल्व इसीलिए किया गया है ताकि आप समझ सकें कि दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं। एक तीसरी कंडीशन की तरफ मैं आपको और ले जाना चाहूंगा, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से परफॉर्म करे कि वो mg और टेंशन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो जाए। ऐसी सिचुएशन में क्या आउटकम आएगा, एक बार हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे और उसके बाद आने वाले सभी रिजल्ट के बेस पे म्यू की मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करेंगे। सो ध्यान दें, तीसरी कंडीशन बनाने के लिए मैं एक बार फिर इस चित्र को यहां से हटा रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। तीसरी कंडीशन में किस तरह का डायग्राम हमें चाहिए, एक बार आप ध्यान दें। एक बार फिर से मैं वर्टिकल वॉल बना रहा हूं और एक रॉड को इसमें रख रहा हूं। mg इसके सेंटर पॉइंट पे बना दिया गया है और 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर ए एक पॉइंट डी कंसीडर किया गया है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। नॉर्मल ए पॉइंट पर कुछ इस तरह से बनाया जाएगा, हम जानते हैं। अब अगर हम स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से अटैच करें इस रॉड में कि टेंशन का डायरेक्शन भी उसी पॉइंट से पास हो जाए जिस पॉइंट से नॉर्मल और mg पास हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे। अब यहां पर ध्यान दें, क्या अगर नॉर्मल रिएक्शन mg और टेंशन तीन फोर्स इस रॉड पर परफॉर्म करें और इसे इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर दें, तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में इस रॉड को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए हमें किसी प्रकार के फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी इस केस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट की किसी भी वैल्यू के लिए यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप एक बार फिर से समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीवार इस केस में अचानक स्मूथ हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये दीवार रफ भी होगी और mg टेंशन और नॉर्मल से कुछ इस तरह का पिक्चर क्रिएट हो जाए, तो दीवार के रफ होने के बाद भी इस सिस्टम को किसी प्रकार के फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस केस में हम ना फ्रिक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे ना डाउनवर्ड। सो एक तीसरा पहलू भी है सवाल का, इस पर फोकस करने की जरूरत है कि अगर T और mg का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नॉर्मल की लाइन से ही पास हो जाए तो यही तीन फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर लेंगे और ऐसे केस में फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी इस केस में मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब ध्यान दें, ऐसी सिचुएशन अराइज होने के लिए अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होना चाहिए, एक बार हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। आप ध्यान दें, इस एंगल के बीटा होने पर इसे भी बीटा होना चाहिए और इसके अल्फा होने पर इसे अल्फा। अब ध्यान दें, यहां पर टेंशन के दो कंपोनेंट हर बार की तरह बनाए जाएंगे। टी का जो कंपोनेंट अपवर्ड परफॉर्म करेगा वो टी कॉस अल्फा होगा और हॉरिजॉन्टल परफॉर्म करने वाला कंपोनेंट टी साइन अल्फा। कुछ इस तरह से बनाया जाएगा टी कॉस अल्फा और टी साइन अल्फा को। और अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लिखूं तो क्या आउटकम आएगा, एक बार आप ध्यान दें। मैं ये सभी यहां से हटा रहा हूं, इन सब डिस्कशंस को आप समझ चुके हैं। केवल दो कंडीशंस मैंने बोर्ड पर रहने दी हैं, आप उन्हें ध्यान से समझें। ये कंडीशन फ्रिक्शन के डाउनवर्ड केस के लिए है, ये फ्रिक्शन के अपवर्ड केस के लिए है। और अब हम वो सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें किसी प्रकार के फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि केवल नॉर्मल के बेस पे बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है। क्या इक्वेशंस बनेंगी, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, ध्यान दें। n को लिखा जा सकेगा टी साइन अल्फा और mg जो कि डाउनवर्ड है उसे t cos अल्फा लिखा जा सकेगा। यहां पर आप ध्यान दें, फ्रिक्शन का टर्म यूज ही नहीं किया जा रहा है। और अब अगर इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखी जाए तो क्या बनेगी टॉर्क की इक्वेशन, एक बार ध्यान दें। हर बार की तरह एक परपेंडिकुलर मैं ए से प्लॉट कर रहा हूं, इस टेंशन की लाइन पर इस पॉइंट को ई डिफाइन किया जा रहा है और आप जानते हैं कि इस ए का वैल्यू हर बार की तरह L/3 साइन अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट होगा।
इस एंगल को अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी हर बार की तरह L/2 साइन बीटा होना चाहिए। सो इन डिस्टेंसेस के बेस पे ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन बनेगी mg इंटू L/2 साइन बीटा माइनस के कैप, डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, mg का टॉर्क इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड को माइनस के कैप और अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड को के कैप मान के इक्वेशन से लिखी जा रही है, और टेंशन के टॉर्क को लिखा जाएगा T इंटू L/3 साइन अल्फा प्लस बीटा के कैप। चूंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है तो इसे 0 होना चाहिए, और अब इसे सॉल्व करने पर यानी के कोफिशिएंट कंपेयर करने पर बोथ साइड हमें मिलेगा mg L/2 साइन बीटा इक्वल टू T इंटू L/3 साइन अल्फा प्लस बीटा। और ध्यान देते रहे इस पर, T का वैल्यू हमें मिला है 3mg साइन बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा। और अब T की इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में अप्लाई कर दूं तो क्या आउटकम आएगा, आप ध्यान से देखें। mg का वैल्यू T cos अल्फा यहां पर अप्लाई करना ज्यादा इजी है, सो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं इस स्टेप में। mg का वैल्यू T cos अल्फा लगाने पर यह बन जाएगा T cos अल्फा, इसी लाइन में देख लें आप। और अब अगर मैं T को कैंसिल कर दूं बोथ साइड तो यह बन जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 cos अल्फा साइन बीटा। एक लाइन और सॉल्व करने के बाद हम आउटकम तक पहुंच पाएंगे शायद। सो साइन अल्फा प्लस बीटा को ओपन करने पर यह बनेगा 2 साइन अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 3 cos अल्फा साइन बीटा। और अब अगर मैं इस इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करूं तो यह बनेगा 2 साइन अल्फा cos बीटा इक्वल टू cos अल्फा साइन बीटा। यहां पर 3 cos अल्फा साइन बीटा से 2 cos अल्फा साइन बीटा को माइनस कर दिया गया है। और अब अगर मैं इसे कॉट में कन्वर्ट करूं या 10 के टर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा, देखें, ये बनेगा 2 tan अल्फा इक्वल टू 10 बीटा। कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिला है, और इसे उसी फॉर्मेट में अगर लिखा जाए जिस फॉर्मेट में पहले के टर्म लिखे गए हैं तो यह बनेगा 2/10 बीटा माइनस 1/10 अल्फा इक्वल टू 0। अब ध्यान दें, सभी कंडीशंस आपके सामने हैं, आप उस पर नजर रखें। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें मैं यहां से हटा रहा हूं, और जो आउटकम्स हमें मिले हैं बस मैं उन आउटकम्स को इस बोर्ड पे रख रहा हूं। अब आप ध्यान दें, पहली कंडीशन में जब नॉर्मल से अपसाइड पास हो रहा था कांटेक्ट फोर्स, सो उस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड था और हमें म्यू का वैल्यू इतना या इससे ज्यादा रखना चाहिए था। पहली कंडीशन कुछ इस तरह से सॉल्व हुई थी, यानी उस केस में म्यू का मिनिमम वैल्यू इतना होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में जब नॉर्मल से डाउन साइड पास हो रहा था कांटेक्ट फोर्स तो उस केस में फ्रिक्शन डाउनवर्ड था और म्यू की वैल्यू को मिनिमम इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए था। और तीसरी कंडीशन में जब नॉर्मल की लाइन के अलोंग ही कांटेक्ट फोर्स पास हो रहा था, यानी जब नॉर्मल ही कांटेक्ट फोर्स का रोल प्ले कर रहा था, तो उस केस में 2/10 बीटा माइनस 1/10 अल्फा को 0 होना चाहिए था। यानी इस केस में आपको किसी प्रकार के फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो अगर हम इस कंप्लीट आंसर को एक आंसर के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। आप ध्यान से देखें, यह बनेगा 1/3 2/10 बीटा माइनस 1/10 अल्फा मॉड इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। अब अलग अलग केस में यही म्यू की मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। आप समझ सकते हैं कि जिस केस में फ्रिक्शन अपवर्ड होगा उस केस में मॉड चूंकि ले लिया गया है, एक पॉजिटिव आउटकम म्यू के लिए आएगा और वही म्यू का मिनिमम होगा। जब एफ डाउन साइड होगा तो उस केस में भी मॉड ले लिया गया है तो ये टर्म पॉजिटिव ही आएगा, आप समझ सकते हैं, और वही म्यू का मिनिमम वैल्यू होगा। और जिस केस में 2/10 बीटा माइनस 1/10 अल्फा 0 आ जाएगा उस केस में म्यू का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि उस केस में हमें वॉल से किसी प्रकार के फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन के तीनों एस्पेक्ट आपके सामने रख चुका हूं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लिप में बिना डायनेमिक्स यूज किए हम इस प्रॉब्लम को एक बार और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में केवल कॉट थ्योरम को यूज करके इसे बिना डायनेमिक्स के भी सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।